गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है मुजम्मिल मंडल। मैं आप लोगों को इम्यूनोलॉजी का टॉपिक आज डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसे हम लोग इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, समझते हैं ना, या फिर जो इम्यून सिस्टम है उसको समझने का जो प्रोसेस, जो ब्रांच में हम लोग डिस्कस करेंगे वो हो गया, उसको बोलेंगे इम्यूनोलॉजी, है ना। इम्यूनोलॉजी यहाँ पर एक आप फोटो भी देख सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने दे रखा है कि एक ढाल है ना, मतलब कि बाहर से कोई भी सब्सटेंस आ रहा हो उसको हम लोग जो रोकने का जो प्रोसेस है उसका काम कौन करते हैं? हम लोग का इम्यूनिटी, है ना। कभी हम लोग सभी सुनते हैं, मतलब ये कि इसका इम्यूनिटी कम है तो इसको क्या हो गया, फीवर हो गया जल्दी, इसका इम्यूनिटी हाई है तो इसको नहीं होगा, है ना, ऐसा होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो उसको वही बात है कि जो रेसिस्टेंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे, मतलब ये जो ढाल है, मतलब उसको रोकने का, जो बाहर से पैथोजन आ रहा है बॉडी में उसको हम लोग क्या, ये पैथोजन क्या करेगा, बॉडी में आके क्या करेंगे, इन्फेक्शन करेंगे, है ना, अपना मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोगों का सेल्स जो है या फिर हम लोगों का जो सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग बीमार पड़ के मर जाएंगे, है ना, अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया हो तो। लेकिन हम लोगों का जो इम्यूनिटी है या फिर इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करेंगे, ये जो पैथोजन बाहर से आ रहा है इसको रोकने का काम करेगा, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे हम लोग इम्यूनिटी, ठीक है। और किस डिपार्टमेंट में, किस बायोलॉजी के पार्ट में वो डिस्कस करेंगे, वो है इम्यूनोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। क्लियर हो गया। अब आते हैं इम्यूनोलॉजी का पार्ट्स। इम्यूनोलॉजी का पार्ट्स में क्या क्या है? इम्यूनोलॉजी का पार्ट्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर है हम लोगों का इम्यूनिटी एक है एंटीजन है, एंटीबॉडीज है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शंस है ना, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी है, से बहुत सारे टॉपिक्स है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो पहले हम लोगों को समझना होगा कि इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी, एंटीजन, एंटीबॉडीज, ये सब समझने के बाद ही हम लोग ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये सब धीरे धीरे करके समझ पाएंगे, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। और मैं ये सब डीपली और आसान भाषा में समझने का कोशिश करूंगा कि आप लोग समझ पाओ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में, हम लोग देखते हैं इम्यूनिटी। से इम्यूनिटी क्या है यहाँ पर, रेसिस्टेंसी बाय होस्ट अगेंस्ट एनी फॉरेन एंटीजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रेसिस्टेंस बाय होस्ट अगेंस्ट एनी फॉरेन एंटीजन, मतलब बाहर से कोई भी फॉरेन एंटीजन हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसको रोकने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलेंगे इम्यूनिटी, ठीक है। अब ये इम्यूनिटी किस टाइप का होगा, कैसा होगा, है ना, तो उसको अगर क्लासीफाई करेंगे तो हम लोग जान पाएंगे कि ये मेनली टू टाइप्स काम करते हैं, लेकिन थ्री टाइप्स हम लोग, ठीक है, देखते हैं थियोरेटिकली थ्री टाइप्स, क्योंकि ये भी मिसलिनियस इम्यूनिटी भी एक है जो इम्पोर्टेंट है ना। जैसे कि आप लोगों ने हार्ड इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी पढ़ा है, तो वो सब मिसलिनियस इम्यूनिटी में आता है। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, वो इम्यूनिटी जो हम लोगों को बाय बार्थ मिलेगा, है ना, मतलब जन्म के टाइम पे जो इम्यूनिटी मिलेगा वो है इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, जन्म के बाद जो इम्यूनिटी हम लोगों का शरीर एडाप्ट करेगा या फिर एक्वायर करेगा, वो हो गया हम लोगों का एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। मिसलेनियस इम्यूनिटी क्या है, बस अभी बाद में हम लोग इसको जब डिस्कस करेंगे तब आसानी से समझ पाएंगे। मिसलेनियस इम्यूनिटी है एक मिक्स इम्यूनिटी, ठीक है, जैसे कि एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी। पहले हम लोग ये दोनों टॉपिक समझ लेते हैं, इनेट इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, फिर हम लोग मिसलेनियस इम्यूनिटी को भी अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए चलते हैं इनेट इम्यूनिटी में। इनेट इम्यूनिटी क्या है, जो बाय बर्थ मिलता है हम लोगों को, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, एपिथेलियल सरफेस हो गया, म्यूकोजा हो गया, है ना, या फिर सेल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गया। मैक्रोफेजेस तो जन्म से ही हम लोगों को मिल जाता है, मतलब मैक्रोफेजेस मतलब जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं जो बैक्टीरिया को खा जाता है एक्चुअली, है ना। तो इनेट इम्यूनिटी को अगर क्लासीफाई करेंगे हम लोग तो क्या होगा, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में इनेट इम्यूनिटी में आएगा, एक हो गया स्पेसिस इम्यूनिटी, एक हो गया रेशियल इम्यूनिटी, एक हो गया इंडिविजुअल इम्यूनिटी। अब स्पेसिस इम्यूनिटी क्या है, स्पेसिस इम्यूनिटी जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक हो गया ह्यूमन, है ना, इंसान एक स्पेसिस हो गया। एक हो गया कोई और, मान लो चिकन हो गया, कोई और हो गया, बंदर हो गया, डॉग्स हो गया, ये सब क्या है, अलग अलग स्पेसीज है ना। तो ये जो स्पेसीज इम्यूनिटी है, इसका अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग अगर देखें, जैसे कि बैसिलस एंथ्रासिस जो है ना, वो क्या है,
कि बैसिलस एंथ्रासिस जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करता है ना। बैसिलस एंथ्रासिस जो बैक्टीरिया है वो ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करता है, बट चिकन को नहीं। समझ में आ रहा है? तो क्या है, ये जो बैसिलस एंथ्रासिस है वो अगर चिकन के साथ कंटामिनेट होगा, है ना, तो या फिर जो कहीं और प्राणी के साथ इंटरेक्ट होगा तो उसमें नहीं होगा। जैसे कि चिकन, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए इंसानों में ये अगर बैक्टीरिया फैल गया तो क्या होगा, इंसान बीमार पड़ जाएगा। लेकिन अगर चिकन्स में ये बैक्टीरिया फैल गया तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे। क्लियर हो गया? और रेशियल इम्यूनिटी क्या है? जैसे हम लोगों ने स्पेसिस इम्यूनिटी पढ़ा, वैसे रेशियल इम्यूनिटी भी देखते हैं। रेशियल इम्यूनिटी मतलब कि जैसे सेम स्पीसीज में अलग अलग रेस के इंडिविजुअल में अलग अलग इम्यूनिटी जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेशियल इम्यूनिटी। सेम स्पीसीज मतलब जैसे अगर एग्जांपल ले सीप, अल्जेरियन सीप और बाकी और सीप। तो एक है एंथ्रैक्स जो है, अभी जो एग्जांपल दिया हम लोगों ने, एंथ्रैक्स जो बैक्टीरिया है वो अल्जेरियन सीप में नहीं होगा उसका इन्फेक्शन, क्योंकि वो हाईली रेसिस्टेंस है। लेकिन बाकी अदर जो सीप्स है उसमें ये कॉमन है ना, रेशियल इम्यूनिटी कॉमन है। तो मतलब क्या हो गया कि जो सेम स्पीसीज है, अब सीप तो सम सेम स्पीसीज है ना, वो अल्जेरिया में है और कोई अदर सीप्स है। जो अल्जेरियन जो नेटिव वहाँ के जो सीप्स है उसमें ये जो एंथ्रैक्स जो बैक्टीरिया है उस एंथ्रैक्स उसका इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो सारे सीप्स है उसमें क्या होगा, वो इन्फेक्शन कॉमन है। तो समझ में आ गया रेशियल इम्यूनिटी क्या है। अब आता है इंडिविजुअल इम्यूनिटी में। इंडिविजुअल इम्यूनिटी मतलब सेम स्पेसीज सेम रेस बट डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट इम्यूनिटी। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर हम लोगों ने स्पेसीज स्पेसिफिक इम्यूनिटी मतलब हर एक स्पेसीज में अलग अलग इम्यूनिटी होगा। रेशियल इम्यूनिटी मतलब सेम स्पेसीज अलग अलग रेस के एनिमल में या फिर लोगों में अलग अलग इम्यूनिटी होगा। और एक क्या है इंडिविजुअल इम्यूनिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेम स्पेसीज सेम रेस बट डिफरेंट इंडिविजुअल में अलग अलग जो इम्यूनिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल इम्यूनिटी। तो समझ में आ गया होगा इंडिविजुअल इम्यूनिटी क्या है। और कुछ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स है जो हम लोगों को देखना है, जैसे कि एज हो गया, हार्मोन्स हो गया, न्यूट्रिशंस हो गया, ये सब इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है ना इनेट इम्यूनिटी का। जैसे जैसे कि एज बढ़ता जा रहा है तो बढ़ेगा तो क्या होगा, इंसान का इम्यून पावर कम होता जाएगा, है ना, मतलब इम्यूनिटी कम होता रहेगा। तो अगर एज बढ़ेगा तो इम्यूनिटी घटेगा। ठीक है, तो ये एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। जैसे कि एक यंग एडल्ट में क्या होगा कि उसका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होगा, है ना, तो उसको बीमारी बहुत जल्दी से नहीं लगेगी। या फिर वो अगर बारिश में भीगेंगे एक घंटा 2 घंटा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर बुजुर्ग होगा तो क्या होगा, बारिश में भीगेंगे, देखा है कभी? कोई नहीं देखा है। तो क्या होगा कि एज एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, कुछ हार्मोन्स है, कुछ न्यूट्रिशंस है जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर का काम करता है। ठीक है, ये सब जानने के लिए बाकी देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी में क्या है, जैसे कि एपिथेलियल सरफेस, है ना, एपिथेलियल सरफेस जैसे कि स्किन हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, जीआई ट्रैक्ट, है ना, कॉन्जंक्टिवा एटसेट्रा। ये जो एपिथेलियल लाइन्स है जैसे कि पूरे शरीर में, ये एक मतलब सामने का मतलब प्राइमरी जो रेसिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कोई अगर बाहर से कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आ गया, मान लो एक बैक्टीरिया आ गया शरीर में, तो क्या होगा, पहले जो एपिथेलियल सरफेस है उससे उसको फेस करना पड़ेगा, है ना। एपिथेलियल सरफेस में फेस करने के बाद या फिर एपिथेलियल सरफेस को पेनिट्रेट करने के बाद ही फिर वो क्या करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, फिर अदर अदर ऑर्गन में जाएंगे जहाँ जहाँ वो इन्फेक्शन करता है या फिर लेटेंसी दिखता है। ठीक है, तो या फिर जैसे कि हम लोग और एक एंटीबैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस। जैसे एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस में क्या क्या आएंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हम लोग बाद में आएंगे, लाइसोसोम, बेटा लाइसिन, पॉलीपेप्टाइड इंटरफेरॉन। ये सब क्या है कि जब कोई बाहर से पैथोजन आते हैं तो क्या करते हैं, हम लोगों का शरीर में जो मैक्रोफेज है या फिर माइक्रोफेज वो क्या करते हैं, उसको इनगल्फ कर लेता है ना। उसमें क्या होता है, लाइसोजाइम जो क्या करता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे कि वायरस हो, बैक्टीरिया हो, उसको क्या करता है, तोड़ देता है ना, लाइसिस कर देता है, तो मर जाता है बैक्टीरिया या फिर वायरस। तो वो क्या है, इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, क्योंकि वो जन्म से पहले ही हुआ था। ऐसा तो नहीं है कि लाइसोजाइम हम लोग इंजेक्शन लेके उसको बनाते हैं, नहीं ना। ठीक है, फिर
बीटा लाइसिन है, बहुत सारा ऐसा ऐसा है, पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, ये सब एक बार देख लेना। और क्या है, कुछ सेलुलर फैक्टर्स भी है, कुछ सेलुलर फैक्टर्स है जैसे कि नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेज, माइक्रोफेज, ये सब क्या है, सेल है जो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, ठीक है। फिर एक होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब कि जैसे कहीं पर वेसोडाइलेट हो जाना, जैसे कि मतलब कहीं पर जैसे कि मुझे कोई बी मतलब कोई मक्खिया आके काट दिया तो क्या होगा, वहां पर फूल जाएगा, है ना। तो वो जो जगह फूल जाएगा वहां पर क्या होगा, वेसोडाइलेशन हो जाएगा। वेसोडाइलेशन मतलब वहां पर जो टिश्यूज है या फिर आर्टेरियोल्स है या फिर वेन से, वो सब क्या करेंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे, या फिर वहाँ के जो सेल्स भी है ना वहाँ पर क्या होगा, डाइल्यूट होगा। तो क्या होगा, वो जो बाहर से सब्सटेंस आएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा, उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक गिलास शरबत में अगर 5 गिलास चीनी डाले, है ना, और उसमें अगर 1 लीटर और पानी ऐड कर दे तो क्या होगा, उसका मीठा थोड़ा सा कम हो जाएगा ना। वैसे ही बात है कि अगर वेसोडाइलेशन हो रहा है तो क्या होगा, ये भी इन्फ्लामेशन होगा, तो क्या होगा, जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है या फिर जो क्या बोलते हैं हार्मफुल जो सब्सटेंसेस है वो क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा, तो क्या होगा, शरीर को उतना हार्म नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं फीवर। फीवर क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करके क्या करेगा वो, कि अगर फीवर टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है तो क्या होगा, बैक्टीरिया या फिर फंगस या फिर वायरस जो है वो थोड़ा सा क्या करेंगे, सर्वाइव करने में उसको दिक्कत होगा या फिर मर जाएगा, है ना। जैसे कि हर एक जो पैथोजेंस है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री C, है ना। तो 37 डिग्री C में ही वो लोग सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, जो भी हो, वायरसेस तो और भी बहुत कम, मतलब 37 C से वो बाहर ही नहीं जा पाएगा, मतलब वो सेलुलर इन्फेक्टिव एजेंट है, या फिर सेल के अंदर ही वो सर्वाइव करेगा, उसके बाहर वो मर जाएगा। कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे वायरोलॉजी में। तो फीवर क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, सर हम लोगों का नॉर्मल टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री C, 37 डिग्री C से टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये थोड़ा मर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एक्यूट फेज प्रोटीन्स। एक्यूट फेज प्रोटीन्स क्या करता है कि कहीं पर अगर इंजरी हो गई, जैसे कि बैक्टीरिया आके मेरा टिश्यूज को डैमेज कर दिया, तो वो टिश्यूज को जो रिपेयर करने का काम करता है वो होता है एक्यूट फेज प्रोटीन। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने बताया कि CRP क्या करता है, जो लेसन्स है, लेसन्स मतलब जो खराब कर दिया मेरे टिश्यूज को, है ना, वो सब रिपेयर करने का काम करता है CRP, एक्यूट फेज प्रोटीन्स। तो इतना तक समझ में आ गया। चलो थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में क्या क्या आया है, स्पेसिस इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी, इंडिविजुअल इम्यूनिटी, सबको समझ में आ गया। स्पेसिस इम्यूनिटी मतलब हर अलग अलग स्पेसिस में अलग अलग इम्यूनिटी होगा। रेशियल इम्यूनिटी में क्या है कि सेम स्पेसिस में अलग अलग रेस में अलग अलग इम्यूनिटी होगा। इंडिविजुअल इम्यूनिटी मतलब क्या है, सेम स्पेसिस सेम रेशियल बट इंडिविजुअल, दो अलग ऑर्गेनिज्म, है ना। इंडिविजुअली सेम स्पेसिस होगा, जैसे कि इंसान होगा, रेस सेम होगा, मतलब वो किसी भी रेस का हो, अफ्रीकन हो, इंडियन हो, किसी भी रेस का सेम ही होगा, लेकिन उसमें भी हम लोग इम्यूनिटी का डिफरेंस देख पाएंगे, ठीक है। कुछ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर जो है जैसे कि एज, हार्मोन्स, न्यूट्रिशन से, ये तो है ही। फिर मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी हम लोग देख लिया कि एपिथेलियल सरफेस है, एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस है, सेलुलर फैक्टर्स है, इन्फ्लामेशन है, ये सारे 6 जो पॉइंट है ये सब है मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बाद हम लोग जाएंगे मिसलेनियस इम्यूनिटी में। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है कि जो ड्यूरिंग लाइफ मतलब बर्थ के बाद जो नया नया हम लोगों का इम्यूनिटी या फिर जो वैक्सीन लगाते हैं वो सबको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब जन्म के बाद जो इम्यूनिटी हम लोग एक्वायर करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या क्या पार्ट्स हैं, एक होता है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक होता है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इसमें भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। और पैसिव में भी क्या होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। अब एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, ठीक है। पहले पैसिव को समझते हैं। पैसिव इम्यूनिटी मतलब
शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी, है ना। शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मुझे कोई इन्फेक्शन हुआ ना, कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब उस इन्फेक्शन मतलब जैसे कि मेरे अंदर कोई वायरस आ गया, उस वायरस को मारने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, एंटीबॉडी चाहिए, है ना, जो पैसिवली काम करेगा। तो मैं किसी बाहर से वो एंटीबॉडी शरीर के अंदर ले लिया, तो क्या होगा, मेरे वो एंटीबॉडी क्या किया, जो वायरस मेरे शरीर में आया था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, मैं ठीक हो गया। लेकिन क्या ये इम्यूनिटी मेरा लाइफ टाइम तक रहेगा? नहीं, ये एंटीबॉडी जब तक एक शरीर में रहेंगे या फिर जब तक स्टेबल रहेंगे तब तक ही काम करेगा। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे शरीर, फिर से वो वायरस का इन्फेक्शन में बीमार पड़ सकता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे, नेचुरल भी है, आर्टिफिशियल भी है। जैसे नेचुरल में क्या क्या आएंगे, नेचुरल में आएंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस, है ना। जैसे कि बच्चों से जो बेबी में जो ट्रांसफर होता है जो एंटीबॉडीज, है ना। जैसे कि पैसिव इम्यूनिटी में मेनली फंक्शन एंटीबॉडीज का ही है, तो पैसिव इम्यूनिटी मतलब डायरेक्ट एंटीबॉडी लेना। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी मतलब डायरेक्ट एंटीबॉडी शरीर के अंदर लेना, जो शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म में नहीं। ठीक है, जैसे कि ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस, ट्रांसप्लासेंटल आईजीजी और कोलेस्ट्रम कंटेंट आईजीए। ट्रांसप्लासेंटल आईजीजी मतलब जैसे कि प्लासेंटा के होते हुए भी, मतलब प्लासेंटा को पेनिट्रेट करके फीटस मतलब जो पेट के अंदर जो बच्चा है उसमें जो एंटीबॉडी जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसप्लासेंटल प्रोसेस। ठीक है, मेनली आईजीजी क्लास ही ट्रांसप्लासेंटल एक्टिविटी कर सकते हैं, बाकी और कोई एंटीबॉडी नहीं है जो ट्रांसप्लासेंटा एक्टिविटी दिखाएगा। ठीक है, और भी बाद में आते हैं आईजीजी एंटीबॉडीज, क्या क्या है आईजी एंटीबॉडी, क्या क्या है, कौन सा आईजीजी के भी बहुत सारे सब क्लासेस हैं जो कि ट्रांसप्लासेंटल एक्टिविटी नहीं दिखा पाता है। ठीक है, बस अभी एग्जाम्पल के लिए अभी बस यहाँ पर देख लो कि पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी में क्या आएगा, एक हो गया ट्रांसप्लासेंटल आईजीजी एंटीबॉडी, एक हो गया कोलेस्ट्रम कंटेंट आईजीए। अब कोलेस्ट्रम क्या है, कोलेस्ट्रम जो है वो बेबी के बर्थ होने के बाद जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उसमें क्या होता है, सेक्रेटरी आईजीए, सेक्रेटरी आईजीए क्या करता है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बेबीज को। ठीक है, तो क्या है, बेबीज में क्या है, वो जन्म हो गया, जन्म के बाद तुरंत ही उसको कोई अपना जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव नहीं होता है ना, तो उसमें टाइम लगता है। तो उसको क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म में उसको इम्यूनिटी चाहिए, जो कोलेस्ट्रॉल में मिल जाता है आईजीए, है ना। और ट्रांसप्लासेंटल जो आईजीजी है वो तो पहले ही जब पेट में रहता है या फिर जो इंटरयूटेराइन स्टेजेस होता है उसमें वो मिल जाता है बच्चों को। ठीक है, तो समझ में आ गया पैसिव नेचुरल। अब ये जो आईजीजी आईजीए आ रहा है मदर्स टू बेबी, इसमें आर्टिफिशियल तो नहीं है, नेचुरल ही है ना, ये तो ऑटोमेटिक आएगा। और एक है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल जैसे कि आर्टिफिशियल में हम लोग देखेंगे एटीएस, एंटी टिटेनस सीरम, है ना। जैसे कि कभी किसी को कहीं पे कट लग गया हो तो उसको क्या करेंगे, बोले टिटेनस लगा लो, टॉक्सोइड लगा लो। तो एंटी टिटेनस सीरम जो क्या है, टिटेनस बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या में काम करेंगे, है ना। तो अब एंटी टिटेनस जो सीरम है वो क्या लाइफ टाइम में एक बार ही लगाते नहीं, क्योंकि जब कट लगता है या फिर कहीं पे कुछ कट गया हो या फिर किसी ने जैसे कि स्नेक बाइट, डॉग बाइट हो गया हो, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है वो करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर टिटेनस का मैंने एग्जांपल लिया, जैसे कहीं पर कट लग गया हो तो टिटेनस का एंटी टिटेनस सीरम हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। मतलब वहाँ पर क्या रहेगा, उसमें एंटी टिटेनस सीरम में क्या रहेंगे, उसका एगेंस्ट में जो एंटीबॉडी है वो मिलेगा, है ना। अब हम लोग वो आर्टिफिशियली शरीर के अंदर डाल देंगे, ये एंटीबॉडी बनाने का प्रोसेस भी है। ठीक है, वो बाद में देखते हैं। तो एंटी टिटेनस सीरम शरीर में ले लेंगे। अब क्या हो गया, टिटेनस का अगर बैक्टीरिया मेरे शरीर में आ गया हो तो क्या करेगा, ये एंटीबॉडीज वो बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आर्टिफिशियली लिया, मतलब बाहर से लिया, नेचुरल प्रोसेस से नहीं हुआ। तो ये हो गया पैसिव आर्टिफिशियल, एक्वायर्ड पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसका नाम कैसा होगा, एक्वायर्ड पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में भी टू पार्ट्स है, जैसे कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी मतलब क्या, कि कोई भी नेचुरली कोई भी इन्फेक्शन हो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर
हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कि पर्सन्स रिकवरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन डेवलप नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे कि स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन है ना, एक ही बार में होगा जिंदगी में, पूरी जिंदगी में स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन एक ही बार होगा। दूसरा बार बहुत रेयर केस है जिसमें लाइफ टाइम में 2 बार होता है या फिर उसके ज़्यादा होता है, बहुत रेयर। लेकिन मेनली क्या होगा कि इंसान है, उसके अंदर बाहर से स्मॉल पॉक्स आ गया, जो वायरस है वो आ गया। अब वायरस जो आ गया, जैसे कि यहाँ पर मैं वायरस थोड़ा सा ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं हो पा रहा है, चलो थोड़ा सा देखते हैं। तो ये जो वायरस है शरीर के अंदर आ गया, अब शरीर क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देंगे, है ना। एक्टिव करने के बाद तो क्या है, वायरस इससे जो रिकवर जब हो जाएगा, तब नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्ट मतलब कंटामिनेशन हो, उस इंसान को नहीं होगा, क्योंकि शरीर ने ऑलरेडी इम्यून सिस्टम पहचान लिया है कि हाँ ये स्मॉल पॉक्स है, इसको तो मैं पहचानता हूँ। जब भी ये आएगा तुरंत ही एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब ये जो स्मॉल पॉक्स का जो एंटीजेंस है, जो स्ट्रक्चर है, उसको क्या करते हैं, वो इम्यून सिस्टम क्या करते हैं, उसको पहचान लेता है। मतलब कि उसको पहचान लिया, अब ये वायरस आएगा तुरंत ही एंटीबॉडी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो इंसान बीमार नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया एक्वायर्ड एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है। अब आर्टिफिशियल में क्या है, आर्टिफिशियल बहुत कॉमन है, जो प्रोवाइडेड बाय वैक्सीन, है ना। वैक्सीन्स की वजह से जो इम्यूनिटी हम लोग गेन करते हैं वो होता है एक्वायर्ड एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ठीक है। तो ऐसा बोलना, एक्वायर्ड एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का एग्जाम्पल क्या है, जो हम लोग वैक्सीनेशन लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी कोरोना का वैक्सीन सबने लगवाया है, बचपन में भी बहुत सारा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस का वैक्सीन लगाया है ना। तो वो जितने सारे वैक्सीन लगाया, अब वो तो वैक्सीन नेचुरल नहीं आया, इंसानों ने बनाया, इंसानों ने उसको लगाया, है ना। तो आर्टिफिशियल तरीके से इम्यून सिस्टम को हम लोग ने एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया एक्वायर्ड एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ठीक है। अब ये जो इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी, ये लाइफ टाइम तक रहेगा ड्यूरिंग डेथ, मतलब टिल डेथ, जब तक इंसान मरेगा नहीं, ये इम्यूनिटी शरीर में रह सकता है, ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे कि बाहर से स्मॉल पॉक्स आ गया, अब अचानक से उसका एंटीबॉडी बॉडी नहीं बना सकता, है ना। तो पहले इसको डिटेक्ट करना होगा कि इसका एंटीजन का स्ट्रक्चर क्या है ना, इसमें कौन सा प्रोटीन लगा है, कौन सा अमीनो एसिड लगा है। अब वो सब आइडेंटिफिकेशन के लिए शरीर को टाइम चाहिए। तब तक क्या होता है, ये जो वायरस है फैल जाता है ज़्यादा, तो क्या होता है, इंसान बीमार पड़ जाता है। फिर जब रिकवर हो जाता है, मतलब उसमें ऑलरेडी शरीर ने एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दिया, इम्यून रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया, वायरस को न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे इंसान रिकवर हो जाता है। फिर जब रिकवर होता है, वहाँ पर एक मेमोरी सेल भी होता है, जो इसका जो एंटीजन है ये सब सेव करके रखता है कि हाँ ये वाला एंटीजन है, ये अमीनो एसिड्स है। नेक्स्ट टाइम जब ये आएगा, तब क्या करेंगे, ऑटोमेटिक शरीर इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज है वो बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाएगा उतना मात्रा में। तो समझ में आ गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, और एक्वायर्ड में जो एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ये सब समझ में आ गया, आई होप। तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में जो वैक्सीन के बाद है कि आर्टिफिशियल एक्टिव, एक्वायर्ड एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में जो है, उसमें कुछ वैक्सीन का यहाँ पर हम डायग्राम दिया हुआ है, चार्ट जैसे। कुछ होता है लाइव वैक्सीन, ठीक है, कुछ होता है किल्ड वैक्सीन, कुछ होता है बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो लाइव वैक्सीन जो है वो क्या होगा कि इनएफेक्टिव जो पैथोजन है उसको शरीर के अंदर दिया जाएगा। किल वैक्सीन मतलब जो पैथोजन है ना, उसको किल मतलब मारने के बाद उसका जो पैथोजन है उसको शरीर के अंदर डाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लाइव वैक्सीन का कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि BCG फॉर ट्यूबरक्लोसिस, है ना, BCG वैक्सीन, BCG फॉर ट्यूबरक्लोसिस, TY21 फॉर टाइफाइड, साविन वैक्सीन फॉर पोलियोमाइलाइटिस, MMR मिसेल माम्स रूबेला फॉर मिसेल्स माम्स रूबेला, 7D वैक्सीन फॉर येलो फीवर, ठीक है। ये सब थोड़ा सा देख लेना।
साबिन वैक्सीन। यहाँ पर देखो पोलियोमाइलाइटिस का 2 टाइप्स का वैक्सीन होता है, एक होता है लाइव वैक्सीन और एक होता है किल्ड वैक्सीन। ठीक है, लाइव वैक्सीन जो है उसका नाम है साबिन, जो किल्ड वैक्सीन है उसका नाम है सॉल्क। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। टैब वैक्सीन फॉर एंटेरिक फीवर है ना, एंटेरिक फीवर हम लोगों को पता है कि टाइफाइड फीवर होता है, उसको एंटेरिक फीवर बोलते हैं, जो साल्मोनेला टाइफी के इन्फेक्शन से होता है। ठीक है, किल्ड कॉलेरा वैक्सीन, साल्क वैक्सीन, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ठीक है, ये सब किल्ड वैक्सीन। और बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स जैसे कि टिटेनस टॉक्सोइड फॉर टिटेनस, डिप्थीरिया टॉक्सोइड फॉर डिप्थीरिया। टिटेनस टॉक्सोइड फॉर टिटेनस मतलब कि बैक्टीरिया का जो अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनेगा वो एंटीबॉडी को हम लोग कलेक्ट करके क्या करते हैं, रख देते हैं। जैसे कि डिप्थीरिया टॉक्सोइड फॉर डिप्थीरिया, जैसे कि टिटेनस बैक्टीरिया का शरीर के अंदर आएगा तो क्या करेंगे वो लोग, टिटेनस टॉक्सोइड केमिकल्स रिलीज करेंगे। अब क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी है वो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करके या फिर कहीं से लेके या फिर किसी प्रोसेस से बना के रख दिया है ना, फार्मेसी में मिल जाता है। अब क्या होगा, जब भी ये वाला बैक्टीरिया टिटेनस आएगा टॉक्सोइड लगा लेने से क्या होगा, वो मर जाएंगे, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन है बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स का जिससे हम लोगों को इम्यूनिटी मिलता है। ऑब्वियसली ये सब पैसिव इम्यूनिटी का पार्ट है। ठीक है, अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम कैसे करता है, मैकेनिज्म मतलब फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, इसमें भी 2 टाइप्स होता है, एक होता है ह्यूमरल, एक होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। अब ह्यूमरल इम्यूनिटी किसके माध्यम से होगा, टी सेल करेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन करेगा, टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो करेगा बी सेल, है ना, और प्राइमरीली ये होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड। ठीक है, कोई भी सेल इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें। यहाँ पर डायग्राम में देखो, ह्यूमरल इम्यूनिटी में थोड़ा सा डायग्राम देखने से समझ में आ जाएगा इजीली। ह्यूमरल रिस्पॉन्स कैसा होता है, जैसे कि फॉरेन बॉडी आया, हम लोगों के शरीर में जो मैक्रोफेज है उसको इन्गल्फ कर लिया। अब क्या होगा, इन्गल्फ करने के बाद ये जो मैक्रोफेज है ये CD4 को बोल रहा है कि हाँ ये वाला इसका ये एंटीजन है ना, ये वाला एंटीजन है। अब तुम क्या करो, साइटोकाइन्स रिलीज करो। अब वो क्या करेंगे, साइटोकाइन्स रिलीज करेंगे। अब ये साइटोकाइन्स रिलीज होगा किसमें, बी सेल में इफेक्ट काम करेंगे। साइटोकाइन्स क्या करेंगे, बी सेल के ऊपर इफेक्ट करेंगे। अब क्या करेगा, जब हेल्पर टी सेल साइटोकाइन्स बी सेल को दे देंगे तो बी सेल क्या करेगा, ये जो पैथोजन है उसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी बना दिया है बी सेल ने। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी जाके क्या करेगा, ये एंटीबॉडी जाके इसको किल कर देगा, है ना। ठीक है, अब सेलुलर रिस्पॉन्स में क्या आएगा, ये तो हो गया जैसे कि ये एंटीबॉडी मेडिएटेड है ना। और क्या है, डिपेंड्स ऑन द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज बाय प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल मतलब बी सेल। ठीक है, प्लाज्मा सेल मतलब बी सेल, मेनली एंटीबॉडी बी सेल ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या क्या होगा, टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होंगे इसमें, है ना। अब क्या होगा इसमें, हम लोग देखते हैं फॉरेन सब्सटेंस आया, मैक्रोफेज ने उसको फिर से इनगल्फ कर लिया। अब मैक्रोफेज ने फिर से क्या किया, CD4 को बोला कि ऐसा ऐसा है, ये वाला इसका एंटीजन ऐसा है, ये वाला इसका एंटीजन ऐसा है, तो कुछ बनाओ। अब CD4 या फिर हेल्पर टी सेल जो है, ठीक है, वो क्या करेंगे, साइटोकाइन्स फिर से रिलीज करेंगे। अब ये साइटोकाइन्स क्या करेंगे, साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट कर देंगे, है ना। साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेंगे, पहले साइटोटॉक्सिक टी सेल ये अगर एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, ये पूरा जो सेल है, कंप्लीट जो सेल है उसको ही ये डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना, उसको ये तोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एंटीबॉडी बन रहा है ह्यूमरल रिस्पॉन्स में, जो एंटीबॉडी जाके फॉरेन बॉडी जो है उसके अगेंस्ट में काम करता है या फिर उसको न्यूट्रलाइज करता है। यहाँ पर कोई सेल का इन्वॉल्वमेंट है, सेल से ही बनता है ये, लेकिन सेल डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है ये क्या करता है, टी लिम्फोसाइट डायरेक्ट जगह क्या करेंगे, जो इन्फेक्टेड सेल है जिसके अंदर बैक्टीरिया के बैठ गया है या फिर फंगाई आके बैठ गया है उसको किल कर देगा। ठीक है, तो सेलुलर रिस्पॉन्स में क्या होता है, थोड़ा सा टिश्यू इंजरी का भी चांस होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ह्यूमरल रिस्पॉन्स क्या है, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स क्या है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर देखते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या है, पैसिव इम्यूनाइजेशन में कभी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है नेचुरल आर्टिफिशियल, जो हम लोगों ने पहले ही बोल दिया है ना, कि ट्रांसप्लासेंटल IgG एंटीबॉडी, कोलोस्ट्रम कंटेन एंटीबॉडी, है ना। ये जो ट्रांसप्लासेंटल एंटीबॉडी जो मम्मी ने बनाया, मतलब मदर्स ने बनाया, बच्चों को दे रहा है
फॉर शॉर्ट टर्म इम्यूनाइजेशन के लिए, शॉर्ट टर्म मतलब रेसिस्टेंसी के लिए, है ना। ये बच्चों खुद मतलब जो बच्चा है जो जन्म लिया वो खुद से अपनी बॉडी से नहीं बनाया, है ना, बाहर से लिया। आर्टिफिशियल भी बताया कि एंटी टिटेनस सीरम। अब यूजेस ऑफ पैसिव इम्यूनिटी का क्या क्या है। पैसिव इम्यूनिटी का जो यूजेस है हम लोग देखते हैं, टू प्रोवाइड इमीडिएट शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन ऑन नॉन इम्यून होस्ट। ठीक है, नॉन इम्यून होस्ट का मतलब क्या है कि मेरे शरीर में जो पैथोजन आके बैठ गया है वो पैथोजन के अगेंस्ट में मेरे शरीर पहले से इम्यूनाइज्ड नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, मेरे शरीर को इम्यूनिटी मतलब गेन करने में या फिर उसको रिस्पॉन्स करने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक वो जो पैथोजन है वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म, तो प्रोवाइड इमीडिएट, शॉर्ट टर्म मतलब जल्दी और कम टाइम के लिए अगर इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस इन्फेक्शन, कुछ अगर सीरियस इन्फेक्शन हो रहा है जिसका इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, पैसिव इम्यूनाइजेशन के माध्यम से उसको थोड़ा सा जो पैथोजन है कुछ भी है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे ताकि सिम्टम्स या फिर उसका जो सीवियरिटी कम हो। ठीक है, उसके बाद आता है फॉर सप्रेशन ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी व्हिच मे बी इंजूरियस। अब हम लोगों ने तभी अभी देखा कि एक्टिव इम्यूनिटी बहुत अच्छे होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी की वजह से हम लोगों का लॉन्ग लाइफ लॉन्ग इम्यून पद है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा इजीली। जैसे कि RH इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जो RH इम्यूनोग्लोब्यूलिन है वो हम लोग क्या करता है, प्रेग्नेंट एक मिनट, RH इम्यूनोग्लोब्यूलिन ड्यूरिंग डिलीवरी टू प्रिवेंट इम्यून रिस्पॉन्स टू RH फैक्टर इन RH नेगेटिव मदर्स विथ RH पॉजिटिव बेबीज। अब क्या होगा कि अगर मदर्स RH नेगेटिव है ना, और बेबी RH पॉजिटिव है, तो हम लोगों को पहले से पता है कि जो RH एंटीबॉडीज है वो मेनली क्या होता है, IgG क्लास, है ना। तो IgG क्लास होने की वजह से वो क्या करेगा, ट्रांसप्लासेंटल को या फिर प्लासेंटा को क्रॉस करेगा। जैसे कि बेबी क्या है, RH पॉजिटिव, है ना, तो बेबीज के RH पॉजिटिव है और मदर्स के RH नेगेटिव। तो मदर के RH नेगेटिव मतलब क्या है, मदर्स के शरीर में एंटी RH एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। ठीक है, और वो एंटी RH एंटीबॉडी या फिर जो ये RH पॉजिटिव बेबीज हैं, पॉजिटिव बेबीज का जो क्या है एंटीबॉडी है, वो दोनों रिएक्शन करके जो बार्थ देने वाला है मदर्स उसको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए क्या करते हैं, RH इम्यूनोग्लोब्यूलिन दिया जाता है। ठीक है, उसको सप्रेस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों में अगर IgG बन रहा है तो वो मदर्स में आ सकता है, अगर मदर्स में IgG बन रहा है तो वो बच्चों में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है IgG। ठीक है, अब क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के कारण क्या है, मर भी सकता है, बेबीज भी मर सकता है, मदर्स भी मर सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, इसमें RH इम्यूनोग्लोब्यूलिन दिया जाता है। ये जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है ये क्या काम करता है कि ये जो रिएक्शंस है उसको सप्रेस कर देता है। अब सप्रेस कर देगा तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा, तो रिएक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, सीवियरिटी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया यूजेस ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब हम लोग देखते हैं मिससेलेनियस इम्यूनिटी। मिससेलेनियस इम्यूनिटी में क्या क्या है, कंबाइंड इम्यूनिटी है एक, एडेप्टिव इम्यूनिटी है एक, लोकल इम्यूनिटी है, फिर हार्ड इम्यूनिटी है। ठीक है, कंबाइंड इम्यूनिटी मतलब एक्टिव प्लस पैसिव इम्यूनाइजेशन, मतलब एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी होगा पैसिव इम्यूनाइजेशन भी होगा एक ही साथ में। मतलब क्या कि पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाहर से जो एंटीबॉडीज है वो दे देंगे, और एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए जो जो मतलब वैक्सीन से वो लगा देंगे। तो क्या होगा, पैसिव इम्यूनिटी क्या करेगा, जल्दी जल्दी जो इमीडिएट जो एक्शन है वो कर देगा, तब तक ये पैसिव इम्यूनाइजेशन एक्टिव काम करेगा जब तक एक्टिव इम्यूनाइजेशन काम करना स्टार्ट ना कर दे। ठीक है, फिर होगा एडेप्टिव इम्यूनिटी, सॉरी ये एडेप्टिव नहीं है, ये एडॉप्टिव है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा भी प्रॉब्लम हुआ। एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो क्या करेंगे, इंजेक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट, जैसे कि मेनली एग्जांपल के लिए लिम्फोसाइट को इंजेक्ट किया जाता है। अब इसका भी एग्जांपल देखते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी का। लेप्रोसिस डिजीज का बारे में हम सबको पता है
कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी जो कॉज करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, लेप्रोमेटास, लेप्रोमेटास बोल के एक इंजेक्शन आता है। उसमें क्या होता है, लेप्रोसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में जो लिम्फोसाइट्स एक्टिव होगा वही लिम्फोसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करके जो लेप्रोसी पेशेंट है उसके अंदर डाला जाता है, ठीक है, ताकि वो लिम्फोसाइट जाके लेप्रोसी बैक्टीरिया के जो क्या है, जो लेप्रोसी जो बैक्टीरिया जिस सेल के अंदर आ गया है उसको पूरा सेल को ही डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो इंजेक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल कंपाउंड जैसे कि लिम्फोसाइट, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए बताया कि लेप्रोसी का। फिर देखते हैं लोकल इम्यूनिटी। लोकल इम्यूनिटी का मतलब क्या है, लोकल इम्यूनिटी का मतलब है कि जिस एंट्री से, मतलब जिस पॉइंट से वो एंटर करते हैं, कोई पैथोजन हो गया, वायरस हो गया, जो भी हो गया, एंटर करते हैं उस पॉइंट को हम लोग मतलब उसमें कुछ ऐसा इम्यूनाइजेशन करेंगे कि उसको पेनिट्रेट ना कर पाए, ठीक है। इसके लोकल इम्यूनिटी क्या बोल रहा है, नेचुरल इन्फेक्शन और द लाइव वायरल वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड टू प्रोवाइड लोकल इम्यूनिटी एट द साइट ऑफ एंट्री सच एज गाट, म्यूकोसा, नाजल म्यूकोसा। जैसे कि इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियो क्या होता है, ओरली, एक ओरली कंटामिनेट होता है ना। तो ओरल जो म्यूकोसा है उसको अगर हम लोगों ने पहले से ही डीएक्टिवेट कर दिया किसके लिए, पोलियो के लिए, तो क्या होगा, पोलियो एंटर होगा लेकिन कुछ इन्फेक्शन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसी को बोलते हैं लोकल इम्यूनिटी। जैसे कि मेरे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि मेरे हाथ से कोई भी बैक्टीरिया अंदर घुसने की कोशिश करे, तो मैं क्या करूँगा, हाथ में कुछ सैनिटाइजर लगा लूंगा या फिर कुछ लगा लूंगा, तो क्या होगा, इस पॉइंट में और उसका जो पैथोजन है उसका एंट्री बंद हो गया, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं लोकल इम्यूनिटी। फिर आता है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी क्या है, ये एक कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज करता है, मतलब हर्ड इम्यूनिटी मतलब सिंगल इंडिविजुअल नहीं, पूरे टोटल जो कम्युनिटी है उसको रेफर करता है, ठीक है। जैसे कि ये अगर हर्ड इम्यूनिटी अगर हाई है तो मतलब क्या, जो एपिडेमिक है या फिर जो पेंडेमिक है वो कम स्प्रेड आउट होंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे कॉलोनी में 10 जन रह रहा है ना, तो 10 ही जनों का क्या है इम्यून, उसके अगेंस्ट में जो है कोई पैथोजन है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जैसे कि कोविड हो गया, तो कोविड के अगेंस्ट में जो इम्यूनिटी है वो प्राप्त हो गया। तो क्या होगा, अगर कोई और बंदा इन्फेक्शन लेके भी आएगा ना तो बाकी जो 10 है उसको इफेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो ये क्या होगा, जो स्प्रेड आउट का है चेन है ना, कि एक से फिर दूसरे में आ जाओ, फिर दूसरे में तीसरे में आ जाओ, ये ब्लॉक हो जाता है, ये ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हार्ड इम्यूनिटी। तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो हम लोगों का इम्यूनिटी कंप्लीट हो गया हम लोगों का, है ना, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी, वैक्सीन, किल वैक्सीन, ठीक है, सब जितने सारे थे तो सब कंप्लीट, इतना ही काफ़ी है, इतना जानने से हो जाएगा, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कोई भी प्रिपरेशन के लिए। वीडियो अगर ये इम्यूनोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा तब 100 या फिर कुछ क्वेश्चंस का मैं एमसीक्यूज भी लेके आऊँगा ताकि थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए ये टॉपिक्स, ठीक है। अभी देखते हैं एंटीजन। एंटीजन क्या है, एंटीजन का पहले हम लोगों को डिफिनेशन समझना होगा। एंटीजन क्या है, ए सब्सटेंसेस यूजुअली प्रोटीन एंड नॉन सेल्फ, ठीक है, ये नॉन सेल्फ का मतलब मैं बात समझता हूँ, पहले लाइन पढ़ लेता हूँ। दैट कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ एन एंटीबॉडी एंड रिएक्ट स्पेसिफिकली विद दैट एंटीबॉडी, ठीक है। मतलब एंटीजन क्या है, वो सब्सटेंस है जो किसी के शरीर में अगर आ गया हो तो उस एंटीजन का या फिर उस सब्सटेंस का इतना कैपेबिलिटी होगा कि शरीर को वो मजबूर कर देगा कि उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाए, ठीक है, वही बात बोल रहे हैं। दैट कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ एन एंटीबॉडी एंड रिएक्ट स्पेसिफिकली विथ दैट एंटीबॉडी, मतलब वो जो एंटीबॉडी बनाएगा शरीर उसी एंटीजन के अगेंस्ट में काम करेगा, ठीक है। जैसे कि टाइफाइड आ गया मेरे शरीर के अंदर, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तो टाइफाइड के अगेंस्ट में क्या करेगा, टाइफाइड का जो एंटीजन है वो मेरे इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देंगे। अब इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा। एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, टाइफाइड का एंटीबॉडी किसी और एंटीबॉडी के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा, है ना, मतलब उसी जो एंटीजन है उसी के अगेंस्ट में काम करेगा, उसी के साथ ही रिएक्ट करेगा, है ना। तो वो होता है एंटीजन, ठीक है। A substance that causes formation of an antibody and react specifically with that antibody, ठीक है। मतलब ये इसकी वजह से शरीर ने जो एंटीबॉडी बनाया ये एंटीजन उसी के साथ अटैच होंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर बोल रहा है नॉन सेल्फ। नॉन सेल्फ मतलब होता है कि खुद का नहीं, मतलब मेरे शरीर का ये चीज नहीं है, ये बाहर से आया है ना। यूजुअली प्रोटीन होता है और नॉन सेल्फ होता है। नॉन सेल्फ मतलब ये शरीर का बनाया हुआ चीज नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग एंटीजन बोलेंगे, ठीक है। अब इसका भी दो टाइप्स होता है, एक होता है कंप्लीट एंटीजन, एक होता है इनकम्प्लीट एंटीजन, है ना। एक होता है कंप्लीट एंटीजन, एक होता है इनकम्प्लीट एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन मतलब क्या? एन एंटीजन विच इज एबल टू इंड्यूस एंटीबॉडी एंड रिएक्ट विथ इट स्पेसिफिकली, है ना। मतलब वही बात, जो वो एंटीजन जो क्या करेंगे, एंटीबॉडी बनाने के लिए इस इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करेंगे और उसी एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेंगे, वो हो गया कंप्लीट एंटीजन, ठीक है। और इनकम्प्लीट एंटीजन या फिर हेप्टेन, ठीक है। हेप्टेन वर्ड ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट एंटीजन और हेप्टेन दोनों सेम ही चीज़ है। अब क्या होगा कि हेप्टेन, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, हेप्टेन एक सब्सटेंसेस है, ठीक है। अब ये खुद शरीर के अंदर आएगा तो ये क्या करेंगे, कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स या फिर कुछ भी ये हार्म नहीं कर पाएंगे शरीर को, है ना। मतलब इम्यून सिस्टम को एक्टिव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये हेप्टेन कैरियर जो मॉलिक्यूल है इसके साथ अटैच हो गया तो ये एक कंप्लीट एंटीजन बन जाएगा, क्लियर। तो एक तो क्या कंप्लीट एंटीजन, वो तो पहले ही हो गया, है ना। एक होता है इनकम्प्लीट एंटीजन जो क्या करता है, जिसको बोलते हैं हेप्टेन। अब हेप्टेन कैरियर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा तभी ये एंटीजेनिसिटी प्रोवाइड कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हेप्टेन। जहाँ पर यहाँ पर हेप्टेन है, कैरियर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गया तो ये कंप्लीट एंटीजन। अब क्या करेंगे, एंटीबॉडी भी बनाने का काम, मतलब इन्फ्लुएंस करेगा इम्यून सिस्टम को, क्योंकि इम्यून सिस्टम को पता है कि ये वाला जो एंटीजन है ये तो फॉरेन सब्सटेंस है, बाहर से आया हुआ है, जो सेल को या फिर टिश्यूज को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दिस सब्सटेंसेस आर अनेबल टू इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन ऑन इट्स ओन, मतलब खुद से ये कोई भी एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, बट कैन बिकम इम्यूनोजेनिक, मतलब कंप्लीट एंटीजन या फिर जो इम्यून रिस्पॉन्स का प्रोसेस होता है वो कैपेबल कर देगा, मतलब कैपेबल ऑफ इंड्यूस एंटीबॉडी, ठीक है। बट कैन बिकम इम्यूनोजेनिक व्हेन इट लिंक्स विथ कैरियर प्रोटीन, मतलब कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएंगे तब ये क्या करेंगे, इम्यूनोजेनिक हो जाएंगे। और हेप्टेन के भी दो पार्ट है, एक होता है सिंपल हेप्टेन, एक होता है कॉम्प्लेक्स हेप्टेन। सिंपल हेप्टेन क्या करता है, सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस दे कैन रिएक्ट विद एंटीबॉडी बट अनेबल टू प्रेसिपिटेट द रिएक्शन, ठीक है। मतलब क्या होगा कि अगर कोई सिंपल हेप्टेन है वो क्या करेंगे, कैरियर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा, उसके बाद क्या है वो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट भी करेगा। लेकिन प्रेसिपिटेशन मतलब जो ट्यूब्स है वो ट्यूब्स के अंदर या फिर जो स्लाइड है उसके अंदर ये जमा नहीं होगा, है ना। मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे करके जमा नहीं होगा, कोई भी रिएक्शन होगा, मतलब प्रेसिपिटेशन हो गया, एग्लूटिनेशन हो गया, है ना, जो लिखते हैं, तो ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा, मतलब गिरेगा नहीं, है ना, रिएक्ट कर जाएगा लेकिन प्रेसिपिटेट नहीं होगा, एक ही साथ एक ही जगह पे सब सारे नहीं आ जाएंगे, ठीक है। और एक होता है कॉम्प्लेक्स, जो रिलेटिवली सिंपल जो हेप्टेन होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स होता है वो लार्ज होता है, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट करता है इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है। तो लार्ज मॉलिक्यूल दे रिएक्ट विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंड एबल टू प्रेसिपिटेट द रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड ऑफ निमोकॉक, ठीक है। कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड जो निमोकॉकाई का है ना, तो वो क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स हेप्टेन है, ठीक है। कैरियर मॉलिक्यूल के साथ जाके ये एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट भी करेगा स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ और प्रेसिपिटेशन भी करेगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स हेप्टेन, ठीक है। अब देखते हैं हेटेरोफिलिक रिएक्शन। कुछ हेटेरोफिलिक रिएक्शंस हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक हो गया फॉर्समैन एंटीजन, वेल फेलिक्स रिएक्शन, पॉल बनल टेस्ट। हेटेरोफिलिक मतलब क्या, एक कोई भी पैथोजन है, ठीक है। अब ये ह्यूमन शरीर के अंदर आ गया, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर सर्कल कर देता हूँ, ये है ह्यूमन एच, ठीक है। तो इसके अंदर अगर ये आ गया तो क्या करेगा, शरीर एंटीबॉडी बनाएगा ना, है ना। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि ये एंटीबॉडी किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये एंटीबॉडी इसी के साथ रिएक्ट करेगा, है ना।
ये जो एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम ने बना दिया ये इसी के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन ये एंटीबॉडी इसी के साथ रिएक्ट कर मतलब रिएक्ट करने के बजाय क्या करेंगे, किसी और दूसरे स्पेसीज के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं हेटेरोफिलिक, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसा। ठीक है, तो वेलफेलिक्स रिएक्शन जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सीरम ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टाइफस फीवर। ठीक है, अब टाइफस फीवर से जो पेशेंट सफरिंग होगा उसका सीरम के अंदर क्या होगा, टाइफस फीवर का जो पॉजिटिव एजेंट है उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनेगा, है ना, वही रहेगा सीरम में। अब वो किसके साथ रिएक्ट करना चाहिए, जो टाइफस फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स है उसके साथ। लेकिन वो एग्लूटिनेट किसके साथ करेगा, प्रोटियास स्पीसीज के साथ। क्लियर हो गया। टाइफस जो फीवर है, टाइफस फीवर का जो पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है, वो प्रोटियास ग्रुप, जैसे कि टाइफस फीवर किससे होता है, रिकेट्सिया, है ना। तो अब रिकेट्सिया और प्रोटियास दोनों तो एक ग्रुप का बैक्टीरिया नहीं है ना, तो वो टाइफस फीवर की वजह से शरीर में जो एंटीबॉडी बनाएगा वो एंटीबॉडी जाके किसके साथ रिएक्ट करेंगे, प्रोटियास स्पीसीज के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस से हम लोग करते हैं वेलफ्लेक्स टेस्ट। ठीक है, जिससे डिटेक्ट होता है कि टाइफस फीवर है कि नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। हेटेरोफिलिक रिएक्शन क्या होता है, मतलब कि दूसरा ग्रुप के पैथोजन के साथ रिएक्ट करना, पैथोजन हो गया या फिर एंटीबॉडी हो गया उसके साथ रिएक्ट करना। कि पॉल बानेल टेस्ट, ये तीनों याद रखना कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि फोर्समैन एंटीजन, वेलफेलिक्स रिएक्शन और पॉल बानेल टेस्ट। पॉल बानेल टेस्ट में क्या है, सीरम ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम EBV, इप्स्टेन बार वायरस। तो इप्स्टेन बार वायरस जो आया है शरीर के अंदर, उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनाया शरीर, क्या होगा, उस सीरम में मिलेगा। वो एंटीबॉडी किसके साथ रिएक्ट करेंगे, सीप जो है, सीप एरिथ्रोसाइट जो है उसके साथ ये रिएक्ट करेंगे। ठीक है, जिससे हम लोग पॉल बानेल टेस्ट करते हैं। तो क्या होगा, इन्फेक्शन हुआ किसको, इंसान को, है ना। किसका इन्फेक्शन हुआ, इप्स्टेन बार वायरस का इन्फेक्शन। ठीक है, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना दिया इंसान के शरीर। अब वो एंटीबॉडी किसके साथ रिएक्ट करेंगे, सीप एरिथ्रोसाइट के साथ। ठीक है, तो सीप एरिथ्रोसाइट मतलब कोई दूसरा स्पीसीज हो गया, है ना, या फिर दूसरा स्पीसीज या फिर ग्रुप, है ना। तो ये हो गया हेटेरोफिलिक रिएक्शन। और एक सुपर एंटीजन भी है, लास्ट में थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एंटीबॉडीज एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सुपर एंटीजन क्या है, सुपर एंटीजन्स आर मॉलिक्यूल्स that can interact with antigen presenting cells and T lymphocytes in non-specific manner। ठीक है, सुपर एंटीजन क्या करता है, नॉन स्पेसिफिक मैनर में क्या करता है, ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है या फिर टी लिम्फोसाइट इसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि ये सुपर एंटीजन क्या करेगा, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है, ठीक है, उसको एक्टिवेट कर देगा। वो क्या करेंगे, टी सेल को एक्टिवेट कर देंगे। टी सेल क्या करेंगे, जो बी सेल है उसको एक्टिवेट कर देंगे, और बी सेल क्या करेगा, नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना के बैठ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर क्लास स्विचिंग भी होता है, टी हेल्पर सेल 2 जो है वो भी बी सेल को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, ये हो गया सुपर एंटीजन। और कॉन्वेंशनल एंटीजन क्या होता है, यहाँ पर अगर ये दोनों को कंपेयर करें तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि सुपर एंटीजन के क्या क्या फंक्शन है। जैसे कन्वेंशनल एंटीजन क्या करता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को इंट्रोडक्शन कराता है, फिर वो क्या करता है, टी सेल को एक्टिवेट कर देता है। टी सेल फिर क्या करता है, बी सेल को बोलता है कि हाँ ये वाला एंटीबॉडी तुम ऐसे बनाओ, है ना। अब बी सेल क्या करेगा, वो एंटीबॉडी बना के रेडी कर देगा। ठीक है, ये स्पेसिफिक होगा, लेकिन ये जो सुपर एंटीजन है ये करेगा नॉन स्पेसिफिक फंक्शन। क्लियर। अभी आता है एंटीबॉडीज एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो मेनली 5 टाइप्स के हैं। ठीक है, टाइप्स में बाद में आता हूँ, पहले देख लेते हैं एंटीबॉडीज क्या है। एंटीबॉडीज ए सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड इन द सीरम एंड टिश्यू फ्लूइड इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। ठीक है, एंटीबॉडी सिर्फ उसी के लिए बनेगा, किसके लिए, एंटीजन के रिस्पॉन्स के लिए। क्लियर हो गया, एंटीबॉडीज एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, अब एंटीबॉडीज दिखने में कैसा होगा, यहाँ पर एंटीबॉडीज मेनली वाई शेप का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक
हेवी चेन होगा, ये हो गया 2 हेवी चेन हो गया, और 2 लाइट चेन, ये हो गया लाइट चेन मतलब छोटा है ना ये 2, और ये हो गया हेवी चेन। ठीक है, यहाँ पर एक और है, ये लाइट, ये वाला जो पोर्स रीजन है, ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन, और ये वाला जितने सारे पार्ट है इसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। ठीक है, मतलब वेरिएबल रीजन मतलब ये चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू एंटीजन, है ना, अकॉर्डिंग टू एंटीजन जैसा रहेगा ये रीजन चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो पार्ट है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये जो है ये, तो इसको बोलते हैं फैब रीजन। ठीक है, और ये है एफसी रीजन, तो एफसी रीजन ऑलवेज स्टेबल, ओके, एंड फैब रीजन इज वेरिएबल रीजन। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, एक हिंज रीजन भी है। हिंज रीजन मतलब ये जो सल्फर बॉन्ड है ना, जहाँ पर 2 हेवी चेन अटैच होता है, इस पोर्शन को बोलते हैं हिंज रीजन। ठीक है, 2 सल्फर बॉन्ड से हिंज रीजन बनता है यहाँ। ठीक है, और जो COOH होता है वो FC रीजन में होता है। ठीक है, ये देख लेना, नाइट्रोजन बेस हो गया, ये कार्बन हो गया। ठीक है, तो हेवी चेन और लाइट चेन, FC रीजन, ये वाला पोर्शन हो गया FC रीजन, और ये हो गया फैब रीजन। ठीक है, समझ में आ गया होगा, और ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये दोनों जो है, सो अगर ऐसा एक सिंगल एंटीबॉडी रहेगा तो इसमें फैब रीजन कितना रहेगा 2, और FC रीजन कितना रहेगा 1, है ना। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी में क्या क्या है, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। ठीक है, अब क्या है, गाम दे, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग याद रखने के लिए तरीका जो है वो है गाम दे, GAMDE, गाम दे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन दे के रखा है ना, इसको तो समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जो ग्रेटर देन का दिया है ये सीरम कॉन्सेंट्रेशन में है, कॉन्सेंट्रेशन कितना कितना होगा वो लिखा है, मतलब IgG सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा सीरम के अंदर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मोस्ट जो है वो है IgA, उससे थोड़ा सा कम होगा IgM, उससे थोड़ा सा कम होगा IgD, उससे कम होगा IgE। मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एंटीबॉडी जो ह्यूमन बॉडी में या फिर सीरम में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है IgG। ठीक है, तो IgG होता है सबसे ज़्यादा सीरम में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद IgA, IgM, IgD, IgE, IgE बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, नेचुरली। अब देखते हैं, तो ये हो गया गाम दे, मतलब अगर MCQ आए यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा लो कॉन्सेंट्रेशन इन सीरम एंटीबॉडी कौन सा है, वो होगा IgE। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन एंटीबॉडी इन सीरम क्या होगा, IgG। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं IgG क्या है। IgG जो एंटीबॉडी है वो है क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि एक होता है हेवी चेन, सॉरी 2 होता है हेवी चेन और 2 होता है लाइट चेन। लाइट मतलब छोटा, लाइट चेन इज ऑलवेज कप्पा एंड लैम्डा। ठीक है ना, मतलब चाहे यहाँ पर IgG हो, IgA हो, IgM हो, IgD हो, IgE हो, सबका लाइट चेन क्या रहेगा, कप्पा एंड लैम्डा। ठीक है, लेकिन जो हेवी चेन है वो सबका सेम नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हेवी चेन जो है, हेवी चेन जो है IgG का, उसका है गामा। ठीक है, ये याद रखने का एक ही तरीका है कि IgG, G से गामा। ठीक है, A से और भी आते हैं, हम लोग देखेंगे, A से IgA का जो हेवी चेन है वो है एप्सिलॉन। ठीक है, थोड़ा सा लिख देते हैं, सॉरी A से IgA का जो है वो है अल्फा। ठीक है ना, अल्फा, M से म्यू, और D से डेल्टा, और E से एप्सिलॉन। ठीक है, तभी हम लोग देखते हैं IgG क्या है, ये एक मोनोमर होगा। मोनोमर मतलब एक से Y से भी 2 लाइट चेन और 2 हेवी चेन से होगा। ठीक है, जैसे कि पहले हम लोगों ने यहाँ पर एंटीबॉडी में देखा।
ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत ही कम है, मतलब 150,000 डाल्टन होगा इसका मॉलिक्यूलर, मतलब ये सीरम में तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एंटीबॉडी तो होगा, लेकिन ये सबसे छोटा मॉलिक्यूलर वेट एंटीबॉडी भी होगा। मतलब अगर सारे एंटीबॉडीज को देखें तो सबसे छोटा होगा आईजीजी, है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला यही है। ठीक है, इसका हेवी चेन कौन सा है, गामा। ठीक है, लाइट चेन क्या है, काप्टा लैम्डा। इसका सीरम कॉन्सेंट्रेशन पर एमएल में कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली इसका आएगा 12 मिलीग्राम पर एमएल। ठीक है, वो अभी रेंज नहीं दिया, अप्रोक्सीमेटली याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लासेंटल ट्रांसपोर्ट। अभी जो पहले हम लोगों ने पढ़ा कि प्लासेंटल ट्रांसपोर्ट यस करेगा आईजीजी, क्योंकि आईजीजी पहले पढ़ा कि आईजीजी ही एक एंटीबॉडी है जो ट्रांस प्लासेंटल एक्टिविटी करता है, मतलब मदर टू फीटस जाता है। ठीक है, लेकिन आईजीजी का जो सब क्लासेस है, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, उसमें से IgG2 जो है वो ट्रांस प्लासेंटल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, मतलब प्लासेंटा को पेनिट्रेट करके बेबीज में ये नहीं जा पाएंगे। ठीक है, IgG2 ये याद रख लेना, IgG2 जो है वो ट्रांस प्लासेंटल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। अदर्स बाकी जो IgG1, 3, 4 ये सब कर पाएंगे। ठीक है, फिर आता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितना है इसका, 23 डेज। ठीक है, और जो IgG3, जैसे कि यहाँ पर सब ग्रुप भी देखा हम, सब टाइप भी देखा IgG का, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4। तो IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, उसमें से IgG3 जो है उसका हाफ लाइफ है सिर्फ 7 डेज, बाकी जितने सारे हैं सबका है 23 डेज। तो अगर MCQ आएगा कि which types of IgG classes have lowest हाफ लाइफ, है ना, तो वो आएगा IgG3। ठीक है, अब आता है प्रेजेंट इन मिल्क। यस, IgG भी मिल्क में प्रेजेंट होता है, लेकिन IgG2 जो क्लास है वो प्रेजेंट नहीं होता है मिल्क में। ठीक है, प्रेजेंट इन मिल्क में बाकी सारे होगा, IgG1 होगा, IgG3 होगा, IgG4 होगा, लेकिन IgG2 नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, यस IgG कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन करेंगे जो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हीट स्टेबिलिटी, IgG जो है ये हीट स्टेबल है, मतलब इसको अगर 56 डिग्री C में हीट करेंगे तो ये डिटोरिएट नहीं करेगा, मतलब ये खराब नहीं होगा, ये स्टेबल ही रहेगा। ठीक है, तो इसका कितना MCQs बन गया कि हीट स्टेबल एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन सा है, IgG क्लास। ठीक है, अब IgG क्लास का कुछ सब टाइप्स है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। IgG क्लास का सब टाइप्स जो है IgG1, IgG2, IgG3, IgG4। ठीक है, अब इसका सीरम कॉन्सेंट्रेशन कितना, IgG1 जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला IgG है, उसके बाद IgG2, उसके बाद IgG3, उसके बाद IgG4। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन सबसे ज्यादा कौन करेगा, IgG3। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन की बात हो रहा है, IgG तो करेगा ही करेगा सबका, लेकिन कौन सबसे ज्यादा करेगा, क्योंकि उसका सब टाइप्स भी है, तो IgG3 जो है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आएंगे IgG1, IgG2 और IgG4 जो है ये कॉम्प्लीमेंट फिक्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये IgG4 इज अनेबल टू फिक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, IgG2 कांट क्रॉस प्लासेंटा, है ना, IgG2 डोंट प्रेजेंट इन मिल्क। ठीक है, तो IgG2 क्या है कि मिल्क में भी प्रेजेंट नहीं रहेगा और प्लासेंटा को क्रॉस भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, और IgG4 जो है वो कॉम्प्लीमेंट फिक्स नहीं कर पाएगा, बस इतना याद रखना है। ठीक है, और एक चीज याद रखना है, ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या है वो बाद में आता हूँ, लेकिन ये याद रख लो कि ऑप्सोनाइजेशन कौन नहीं करेगा, मतलब किसका सबसे लो, मतलब क्षमता एफिनिटी कम किसका है, IgG2 का है सबसे कम एफिनिटी, मतलब क्षमता। IgG2 क्या है ऑप्सोनाइजेशन में सबसे कम पार्टिसिपेट करने वाला IgG है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, IgG2 को याद रखें अगर हम, तो प्लासेंटा क्रॉस नहीं कर पाएंगे IgG2, मिल्क में प्रेजेंट नहीं रहेंगे IgG2, और लेस ऑप्सोनाइजेशन करेंगे, मतलब ऑप्सोनाइजेशन में पार्टिसिपेट बहुत कम करेंगे। ठीक है, IgG के बारे में सारे इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। अब देखते हैं IgG A को।
IgG क्या है, डायमेरिक है। डायमेरिक मतलब यहाँ देखो IgG ये सिंगल मोनोमेरिक है ना वाई शेप, यहाँ पर देखो डायमेरिक मतलब एक सिंगल 1, एक हो गया ये 2, ठीक है। तो डायमेरिक, तो ये हो गया एक सिंगल, ये हो गया एक और ये हो गया एक, तो इसको इसलिए बोलते हैं हम लोग डायमेरिक है ना, मतलब दो, जैसे कि नॉर्मल IgG है सिंगल एक है, लेकिन इसमें क्या है दो एंटीबॉडीज का ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग तो नहीं बोल सकते, इसका IgG का फॉर्मेशन ऐसे होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डायमेरिक फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो FC रीजन जो है वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि IgG में हम लोगों ने देखा था कि FC रीजन कितना है, FC रीजन सिर्फ 2 है, लेकिन इसमें FC रीजन कितना है, सॉरी FC रीजन कितना है, 1 है। इसमें क्या है FC रीजन 2 है, ये एक FC रीजन, ये एक FC रीजन, और फैब रीजन भी क्या है 4 है, डबल है, मतलब IgG में जितना है उससे डबल है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग जो है वो है इसमें एक सेक्रेटरी प्रोटीन रहता है जिसका नाम है J चेन, ठीक है। तो J चेन इसका MCQ बहुत आता है कि J चेन प्रेजेंट इन व्हिच एंटीबॉडी, तो इसमें आएगा IgA, सेक्रेटरी IgA या फिर IgA। अगर सेक्रेटरी IgA है तो फर्स्ट चॉइस हम लोग का सेक्रेटरी IgA आएगा, अगर सेक्रेटरी IgA नहीं लिखा है तो IgA अगर होगा तो IgA हम लोग चूज करके आएंगे, ठीक है। इसका देखते हैं सेकेंड मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इन सीरम, ठीक है। तो सेकेंड मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो है IgA। ये क्या करता है, प्रोवाइड लोकल म्यूकोसल इम्यूनिटी। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि IgA क्या है, कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है ना, मिल्क में पाया जाता है, तो क्या होगा लोकल म्यूकोसल इम्यूनिटी है ना। लोकल इम्यूनिटी मतलब जिस एंट्री पॉइंट से कोई पैथोजन आता है उसको इम्यूनाइज कर देना, ठीक है। फिर आता है सरफेस या फिर म्यूकोसल, जैसे कि टाइमर ज्वाइन बाय J चेन एंड सेक्रेटरी पीस फ्रॉम एपिथेलियम, ठीक है। सरफेस में भी क्या करता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और क्या करता है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग, सॉरी ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग। जैसे एक क्लासिकल पाथवे होता है कॉम्प्लीमेंट का, एक होता है ऑल्टरनेटिव पाथवे, जिसके लिए ऑल्टरनेटिव पाथवे के लिए IgA रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसका हाफ लाइफ कितना है 6 to 8 डेज, ठीक है, 6 to 8 डेज हाफ लाइफ है IgA का, ठीक है। तो IgA में क्या क्या पाया जाता है, J चेन होता है ना, FC रीजन कितना है 2 है, सेक्रेटरी प्रोटीन भी होता है, J चेन से किससे ज्वाइंट होता है, और 4 क्या है फैब रीजन है, मतलब वेरिएबल रीजन क्या है 4 है, ठीक है। तो IgA का जो लाइट चेन है वो तो हमेशा रहेगा क्या काप्पा इन लैम्डा, बट जो हेवी चेन्स है उसका नाम है अल्फा, ठीक है, अल्फा ऐसे करके ऐसे, ठीक है। फिर आता है IgM। IgM क्या है, सबसे ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो है IgG, जैसे कि स्लाइड में देख पा रहे हो यहाँ पर, इसको बोलते हैं पेंटामर। पेंटामर मतलब एक हो गया 1, जैसे कि मैं मार्क कर देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये पेंटामर 1 2 3 4 5 5 हो गया। तो ये पेंटामर मतलब सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो एंटीबॉडी है ना, या फिर सबसे ज़्यादा जो जिसका मॉलिक्यूलर वेट है वो है IgM 9। यहाँ पर देख पा रहे हो कि 9 लाख के आसपास इसका जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा क्योंकि ये पेंटामर है, ठीक है। अब क्या होगा, तो यहाँ पर भी एक MCQ बन सकता है कि जो पेंटामर फॉर्म में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, जो है IgM, ठीक है। अब क्या करेगा, ये पेंटामर है तो इसका काम भी ज़्यादा होगा। अब बोल रहा है इंट्रावास्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड एंटीबॉडी। इंट्रावास्कुलर मतलब वेन्स या फिर आर्टेरियोल्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट किसका देखा जाता है, वो है IgM का। IgM सबसे ज़्यादा इंट्रावास्कुलरली पाया जाता है, इसका परसेंटेज कितना है 80%, ठीक है। और ये क्या करेगा, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, मतलब सेडिमेंटेशन का भी काम करेगा, ठीक है।
और क्या है, फास्ट टू अपियर इन इन्फेक्शन इंडिकेट्स रिसेंट इन्फेक्शन। अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो पहले जो जो सबसे पहला एंटीबॉडी बनेगा या फिर इम्यून सिस्टम जो बनेगा वो है IgM। ठीक है, ये वाला एंटीबॉडी को सबसे पहले बनाएगा लोगों का इम्यून सिस्टम। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, फास्ट अपियर इन इंट्रा यूटराइन लाइफ ऑल्सो। मतलब जब बेबीज उम्स में होता है, मतलब मदर्स के पेट में होता है, यूटेरस में होता है, उसका अगर 20 वीक्स में ये जो IgM है वो फर्स्ट अपियर होगा इंटर लाइफ में। क्लियर हो गया? ठीक है, वो कितने में होगा? 20 वीक्स में। रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्लूटिनेशन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में है तो इसका एग्लूटिनेशन भी मतलब ये क्लाम कर जाएगा, है ना, एग्लूटिनेट करेगा। जैसे कि ग्रुपिंग में हम लोग देखते हैं कि एग्लूटिनेट हो जाता है ना, वही उसमें वैसे ही। हेमोलाइसिस भी करेगा, ऑप्सोनाइजेशन भी करेगा, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे भी करेगा। ठीक है, तो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे कौन कौन करता है? एक होता है IgM और IgG। समझ में आ गया? तो IgG और IgM जो है ये क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट फिक्स करने का काम करता है। ठीक है, ओनली क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन IgG और IgM। एग्जाम यहाँ पर क्या बोल रहा है? एग्जाम बोलिए, ओ एंटीबॉडी इन टाइफाइड, एंटीबॉडी ऑफ ABO ग्रुप। ठीक है, इसका हाफ लाइफ कितना है? इसका 5 डेज हाफ लाइफ है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। IgD क्या है? ये सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन है। ठीक है, ये भी मोनोमेरिक है। IgM और IgA ये दोनों को छोड़ के बाकी सारे मोनोमेरिक है। IgM पेंटामेरिक, IgA डाइमेरिक, बाकी सारे मोनोमेरिक। ठीक है, तो ये हो गया सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन। ये क्या है? पोसेस हाईएस्ट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, मतलब इसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट रहेंगे। ठीक है, एज कंपेयर एज अदर्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसका हाफ लाइफ कितना है? 3 डेज। ठीक है, इसका हाफ लाइफ कितना है? 3 डेज। इसका भी सेम है, लाइट चेन। ये हो गया वेरिएबल रीजन, ये हो गया वेरिएबल रीजन, और ये हो गया कांस्टेंट, है ना। फिर आते हैं IgE ये भी मोनोमेरिक है ना। ये क्या है? हीट लेवल है। हीट लेवल मतलब अगर इसको हम लोग 56 डिग्री C में हीट करेंगे तो क्या होगा? ये डिजेनरेट कर जाएगा या फिर डिटोरिएट कर जाएगा, मतलब इनएक्टिव हो जाएगा, है ना। अगर IgE को 56 डिग्री C टेम्परेचर में हीट किया जाए तो क्या होगा? ये इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब बोला लोएस्ट डेली प्रोडक्शन, मतलब सबसे ज्यादा काम प्रोड्यूस करने वाला, मतलब बॉडी जो प्रोड्यूस करता है वो है IgE। ठीक है, इसका हाफ लाइफ भी सबसे कम है, मतलब 2 to 3 डेज। ठीक है, 2 to 3 डेज है इसका हाफ लाइफ, सबसे कम। तो MCQ में अगर सबसे कम मतलब इस हाफ लाइफ वाला जो कोई एंटीबॉडी है वो है IgE। और ये क्या है? हीट लेवल, मतलब 56 डिग्री C में ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। और एक जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है IgE इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, है ना। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? उसको हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी के क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस याद रख लो कि IgE जो है वो क्या काम करता है? क्या करता है? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स में सबसे ज़्यादा फेमस जो है या फिर सबसे ज़्यादा जो हम लोग देखते हैं मल्टीपल माइलोमा, जो सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है या फिर सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है। ठीक है, हेवी चेन डिजीज, क्रायोग्लोबुलिनेमिया, ये सब बहुत रेयर होता है। और मल्टीपल माइलोमा क्या है? मल्टीपल माइलोमा ये है एक, इट इज ए प्लाज्मा सेल डिस्क्रेसिया इन व्हिच unchecked proliferation of one clone of plasma cells occurs, resulting excessive production of particular immunoglobulin। मतलब क्या है कि प्लाज्मा सेल जो है वो बोन मैरो से बहुत ज़्यादा मात्रा में अनचेक्ड, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉलीफरेशन, मतलब वो बनने लगेंगे। और प्लाज्मा सेल बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगेंगे तो क्या होगा? प्लाज्मा सेल का मेन काम है एंटीबॉडी बनाना। तो कोई भी एक पर्टिकुलर इम्यूनोग्लोबुलिन वो बनाना स्टार्ट कर देंगे। मेनली IgG 50 to 60% IgG ही बनाता है। ठीक है, बाकी सभी इम्यूनोग्लोबुलिन भी बनाते हैं प्लाज्मा सेल।
लेकिन मेनली आईजीजी ही बनाते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना स्टार्ट करता है, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा सेल बढ़ रहा है, क्योंकि ये प्लाज्मा सेल डिस्क्रेसिया है जो अनचेक प्रोलिफरेशन, मतलब बोन मेरो के अंदर प्लाज्मा सेल अनलिमिटेड मात्रा में वो बन रहा होता है। वन क्लोन मतलब एक सिंगल क्लोन, प्लाज्मा सेल के बहुत सारे कैटेगरी होता है जिसमें से एक सिंगल क्लोन अगर बनना चाहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया, तो उसमें क्या होगा, मल्टीपल माइलोमा हो सकता है। जैसे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनने लगेंगे। अब बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनने का क्या होगा, उसमें कापा और लैम्डा चेन भी आएगा, है ना। और ये जो कापा और लैम्डा चेन है ये यूरिन के माध्यम से पास हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यूरिन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो कप्पा और लैम्डा चेन है अगर यूरिन में आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बेन्स जोन्स प्रोटीन या फिर बीजे प्रोटीन, ठीक है। अब बेन्स जोन्स प्रोटीन यूरिन में आएगा, इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, क्या है कि बेन्स जोन्स प्रोटीन जो है वो 60 डिग्री सी टेम्परेचर में क्या करेगा, कोआगुलेट करेगा, है ना। जैसे कि हम लोग प्रोटीन का डिनेचुरेशन होता है हीट की वजह से, तो ये जो कप्पा और लैम्डा है ये 60 डिग्री सी में डिनेचुरेट कर जाएगा। फिर अगर थोड़ा सा और हीट हम लोगों ने दिया उसको, तो ये क्या करेगा, फिर से रिडिजॉल्व हो जाएगा 80 डिग्री सी में। मतलब कि अगर यूरिन में बेंजोस प्रोटीन है और उसको हम लोगों ने हीट किया 60 डिग्री सी में, तो वो क्या होगा, कोआगुलेट करेंगे, है ना। देख पाएंगे वो लोग नेकेड टाइम में हम लोग को कोआगुलेट कर रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा सा और हीट बढ़ा दिया तो क्या होगा, वो डिजॉल्व हो जाएंगे, फिर से पहले जैसा यूरिन हो जाएगा, जैसे कि नॉर्मल यूरिन था, ठीक है, मतलब डिजॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर से इसको कूल करके हम लोग 60 डिग्री सी में लाएंगे तो ये फिर से रीअपियर हो जाएगा, ठीक है। ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है इसका बीजे प्रोटीन का, ठीक है, या फिर बेंस जोन्स प्रोटीन। ये तो हो गया कप्पा और लैम्डा चेन जो लाइट चेन है। अब हेवी चेन, क्योंकि एंटीबॉडी बन रहा है तो हेवी चेन भी आएगा। तो हेवी चेन डिजीज क्या है, एक्सेस प्रोडक्शन ड्यू टू लिम्फॉइड नियोप्लाज्म या फिर नियोप्लाजिया। लिम्फॉइड नियोप्लाजिया की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो जाता है क्या है, हेवी चेन, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। फिर होता है क्रायोग्लोबुलिनेमिया। क्रायोग्लोबुलिनेमिया क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन cooling of serum but the precipitate redissolves on warming, example systemic lupus erythematosus and myeloma, ठीक है। क्या होगा कि थोड़ा सा अगर सीरम को कूल करेंगे तो क्या होगा, ये जो क्रायोग्लोबुलिन जो है वो क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अगर जैसे कि लंग्स के अंदर कोई ग्लोबिन आके प्रेसिपिटेट कर देगा तो क्या होगा, सेल्स फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये दो एग्जाम्पल क्या है, सिस्टम SLE में और माइलोमास में ये देखा जाता है, ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक्स। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे एवरीवन।